Good morning, friend. Good morning, students. Today we are study BSc second year, paper third, unit third, day 12। 12वें दिन के अध्ययन में हम पढ़ेंगे मानव जनसंख्या का प्रभाव और मानव का भविष्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि और भारत। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत में आबादी बहुत द्रुत गति से बढ़ रही है। आप खुद बता सकते हो, अनुमानतः 1971 में भारत की आबादी 1921 से दुगनी हो गई थी और वर्तमान में 1000 पर 40 की जन्म दर है। चीन में जहां 70 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलते हैं, वहीं भारत में 112 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में मिलते हैं। चीन की भूमि भारत से कहीं अधिक है, फिर भी अपने देश में यह कंडीशन है। तो एक देश, हमारे देश में प्रतिमाह 12 लाख व्यक्ति और जुड़ जाते हैं। एक महीने में 12 लाख व्यक्ति जुड़ जाते हैं। 2000 में भारत की जनसंख्या 1 अरब को पार कर चुकी थी। वैश्विक स्तर पर भारत की जनसंख्या विश्व की कुल आबादी की 15% है, जबकि विश्व में उपलब्ध संपूर्ण भूमि का 5.5% भूभाग ही हमारा है। मतलब हमारे पास संसार की पूरे विश्व की ज़मीन तो कितनी है, 5.5%। और जनसंख्या कितनी लेके बैठे हैं हम, 15%। संसार में चीन के पश्चात आबादी की दृष्टि से हमारे देश भारत का दूसरा स्थान है। तो बढ़ती जनसंख्या के कारणों पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि हमारे यहाँ बढ़ती आबादी का प्रमुख कारण क्या है, गरीबी तथा प्रदूषण। हम आबादी पर नियंत्रण करके ही हमारे देश से गरीबी मिटाकर प्रदूषण को कम कर सकते हैं। बढ़ती आबादी से बेरोजगारी भी बढ़ती है, ये भी हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। तो हम देखते हैं, अगर भारत में भावी संतानों को पेट भर भोजन मिल पाना भी कितना मुश्किल होगा। जनसंख्या का चित्रण एक नज़र में देखते हैं। 1901 में 23,093 थी, वहीं 1991 में ये बढ़ के 84 करोड़ पॉइंट 50 लाख हो गई थी। परिवार नियोजन, अपने परिवारों को सीमित रखने का उपक्रम ही परिवार नियोजन कहलाता है। फैमिली प्लानिंग। परिवार नियोजन किसको कहते हैं? अपनी फैमिली को सीमित रखना। किसमें? संख्या में। ठीक है ना? अपने परिवार को संख्या में सीमित रखना के लिए जो उपक्रम अपनाए जाते हैं वह परिवार नियोजन कहलाता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि एक तरह से अभिशाप सिद्ध हो रही है। सन 1978 से इसमें 1.9% की वृद्धि स्पष्ट हो रही है। धीमी गति के कारण बढ़ती जनसंख्या के दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई आती है। हमारी दैनिक आवश्यकताएं निम्न अनुसार है। सबसे पहले हमें संतुलित आहार मिलना चाहिए। सेकंड, हमें वस्त्र मिलने चाहिए। थर्ड, हमें आवास हेतु मकान होना चाहिए। शिक्षा होनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए। समेकित रूप से भारतीय जनसंख्या का विश्लेषण किया जाए तो ज्ञात होता है कि हमारे यहाँ 1 से 5 वर्ष तक के शिशुओं की संख्या कुल आबादी का 15% है। ये तथ्य ही परिवार नियोजन की आवश्यकता प्रतिपादित करने के लिए बहुत है। हमारे यहाँ जनसंख्या का आंकड़ा चरम सीमा पर पहुँच रहा है, अतः इस जनसंख्या वृद्धि को रोकना ही होगा। एक सुखी परिवार के लिए छोटा परिवार होना सबसे बड़ी बात है, और इस छोटे परिवार के लिए हमें परिवार नियोजन को अपनाना ही होगा। परिवार नियोजन हेतु उपाय। सबसे पहले हम देखते हैं कि संतानें भगवान की देन नहीं होती। पुरुषों के वृषण में वीर्याणुओं की उत्पत्ति होती है, जिन्हें हम मेल गैमेट्स कहते हैं।
तुम देखते हो, तुम्हें डेवलपमेंट बायोलॉजी में स्पष्ट देखने को पढ़ने को मिलेंगे सारी चीज़ें थर्ड ईयर के अंतर्गत। इसी प्रकार फीमेल के अंडाशयों में भी अंड निर्माण होते हैं जिन्हें फीमेल गैमेट्स कहा जाता है। मेल एंड फीमेल के कपलिंग के दौरान यदि मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स से मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, जिसे हम जायगोट बनकर फीमेल के गर्भाशय में विकसित होकर शिशु बनता है। इसे समझकर ही संतानोत्पत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। परिवार को सीमित रखने के लिए ऑपरेशंस यानी शल्य क्रिया के अतिरिक्त भी नेचुरल एंड केमिकल साधन विकसित किए गए हैं। प्रमुख उपाय निम्नलिखित माने जाते हैं। ऑपरेशन, इसको हम स्टरलाइजेशन बंदेकरण भी कहते हैं। इसके अंतर्गत मेल एंड फीमेल में स्थायी रूप से संतानोत्पत्ति को रोक दिया जाता है। सामान्य सी शल्य क्रिया होती है जो मेल में वेसेक्टोमी कहलाती है, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। ठीक है ना, ये तुम्हें याद रखना। पुरुषों के अंतर्गत जो शल्य क्रिया होती है उसको वेसेक्टोमी, क्योंकि वैसा डिफरेंस को कट किया जाता है वहाँ पे, तो वेसेक्टोमी। और फीमेल्स में ये होती है ट्यूबेक्टोमी। सामान्य भाषा में इसे हम नसबंदी भी कहते हैं। मेल में शल्य क्रिया द्वारा शुक्रवाहिनी को काट कर बांध देते हैं, ठीक है, और फीमेल में अंडवाहिनियों को शल्य क्रिया द्वारा काट कर बांध दिया जाता है। इसे स्थायी साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। सेकंड है प्राकृतिक साधन। सनातन धर्म के प्राचीन शास्त्रों में संतानोत्पत्ति मात्र धार्मिक उत्तरदायियों के लिए निर्वहन हेतु मानी जाती थी। एक या दो संतान के बाद ब्रह्मचार्य का पालन किया जाता था। ये ऋतु जनसंख्या नियंत्रण हेतु महत्वपूर्ण मानी जाती थी। यांत्रिक विधियाँ, मैकेनिकल मेथड्स, परिवार को सीमित रखने के लिए कई प्रकार की यांत्रिक विधियाँ भी काम में ली जाती है। वर्तमान में ये विधियाँ सर्वसुलभ एवं लोकप्रिय भी है। मेल एंड फीमेल में ये अलग अलग है, जैसे कंडोम, कॉपर्टी, डायफ्राम, वाल्ट कैप, लिप्स लूप आदि मुख्य विधियाँ हैं। केमिकल औषधियाँ, अनेक प्रकार की रासायनिक औषधियाँ वर्तमान में बाजार में उपलब्ध है, जिनके प्रयोग करने से स्त्रियों में फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती, फलस्वरूप संतानोत्पत्ति रुक जाती है। ये मेडिसिन आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक तथा यूनानी प्रकार की होती है। इनका प्रयोग हमें चिकित्साधिकारी की सलाह से ही करना चाहिए। नेक्स्ट है गर्भाशय को बाहर निकाल देना। विशेष स्थितियों में गर्भाशय को स्त्री के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये ऑपरेशन द्वारा होता है। इससे गर्भ टळने की संभावना समाप्त हो जाती है। उपरोक्त विधियां सरकार द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाती है। सीमित परिवार हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के हमारे देश में असफल होने के निम्नलिखित मुख्य कारण, मतलब ये परिवार नियोजन की प्रक्रियाएं सरकार के द्वारा काफ़ी लंबे समय से चलाई जा रही है, फिर भी हम जनसंख्या वृद्धि को नहीं रोक पा रहे हैं। तो इसके पीछे कारणों पे जाना पड़ेगा। मूलभूत कारण क्या है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक हम कारणों का निदान नहीं करेंगे वहाँ तक हम इसको रोक पाने में असमर्थ होंगे। तो सबसे पहले तो रूढ़िवादिता है ना। रूढ़िवादिता का मतलब यहाँ पे ये है, हम कहते हैं ना कि परिवार में बेटा तो होना ही चाहिए, और उस बेटे की आस में कई जगह खूब लड़कियाँ उत्पन्न हो जाती है ना। दूसरी बात, वंशवाद की जड़ बेटा होता है जैसी सोच से भी हम परिवार नियोजन को रोक पाने में असफल है। सेकंड है अशिक्षा। लोगों को पता ही नहीं है कि बड़ा परिवार होने के कितने दुर्गुण, कितने दुर्लक्षण हैं, आगे आने वाला समय कैसा आ रहा है। ये शिक्षा के अभाव में ऐसा होता है। निर्धनता के कारण भी लोग ऐसा कर पाने में असक्षम है। वह सोचते हैं ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा कमाने वाले होंगे तो निर्धनता दूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आर्थिक विभिन्नता के अतिरिक्त बच्चों की मृत्यु दर का अधिक होना भी आधारभूत कारण है।
पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मैन और इन्वायरमेंटल। मनुष्य विशेष रूप से फिजिकल इन्वायरमेंट को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। पहला है संसाधनों को प्राप्त करके, बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। जितने ज़्यादा मनुष्य होंगे, जनसंख्या होंगी, वह पृथ्वी के उतने ही ज़्यादा संसाधनों पर, पर्यावरण के उतने ही ज़्यादा सोर्स पर अपना अधिकार जताएगा। सेकंड है व्यवहारिक नियंत्रणों द्वारा। थर्ड है जैव भौतिक सीमाओं द्वारा। मानवीय व्यवहार के कारण पर्यावरण 3 स्तरों पर प्रभावित हो रहा है। इस प्रकार की धारणा प्रसिद्ध वैज्ञानिक बेट्स ने 1966 में दी थी। ये 3 स्तर निम्नलिखित है: जियोग्राफिकल क्लाइमेट, इको क्लाइमेट, माइक्रो क्लाइमेट। मनुष्य एवं पर्यावरण के मध्य प्रारंभ से संबंध बदलते हैं। इन बदलते संबंधों का अध्ययन इतिहास के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। अध्ययन की सुगमता हेतु मानव प्रारंभ से मानव तथा प्रकृति के परिवर्तित संबंधों को 4 भागों में बांटा गया है: भोजन संग्रह एवं आखेट काल, पीरियड ऑफ फूड कलेक्शन एंड हंटिंग, पशु पालतूकरण एवं चारण काल, पीरियड ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, पेस्ट्रोलिज्म, पौधे घरेलूकरण एवं कृषि काल, पीरियड ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर, विज्ञान तकनीक तथा औद्योगिक काल, पीरियड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे पहले हम देखते हैं पीरियड ऑफ फूड कलेक्शन एंड हंटिंग। ये कालखंड मानव सभ्यता तथा संस्कृति का प्रारंभिक काल है। मनुष्य अन्य जीवों की भांति प्राकृतिक पर्यावरण का ही एक भाग मात्र था। सामान्यतः मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अन्य जीवों की भांति रहता था, भोजन का संग्रह करता था, आखेट करता था। सेकंड था पशु पालतूकरण एवं चारण काल। इस समय मनुष्य पशुओं को चरा करके दूध की प्राप्ति करता था, मांस की प्राप्ति करता था। थर्ड है पौधे घरेलूकरण एवं कृषि काल। धीरे धीरे मनुष्य पौधों को घर पे लगाने लगे, मतलब कृषि करने लगे, और नदी घाटी सभ्यता का विकास हुआ। फिर आया औद्योगिक विज्ञान तकनीक का काल, जिसमें मनुष्य प्रकृति से विजय पाने की इच्छा परवान चढ़ने लगी और आवास, भोजन, कपड़े आदि के लिए अपने बुद्धि और कौशल का उपयोग करने लगा। प्राकृतिक समुदायों के रूपांतरण में मानव की भूमिका का अहम रोल है। प्राकृतिक समुदायों के रूपांतरण में मनुष्य 2 तरीके से इसको प्रभावित कर रहा है: प्रत्यक्ष प्रभाव, अप्रत्यक्ष प्रभाव, डायरेक्ट इम्पैक्ट, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। प्रत्यक्ष प्रभाव के अंतर्गत निम्न मुख्य परिवर्तन है, जैसे निर्माण तथा खनन। इसमें मनुष्य बड़े बड़े बांधों का निर्माण करके सिंचाई हेतु नहरों का जाल बिछा रहा है। नदियों की जलधारा को मोड़ने संबंधित कार्य, खनिज तथा खनिज तेल निकालने का कार्य, जिससे प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है। कृषि है, मनुष्य अपने खाद्यान्नों के अधिक उत्पादन तथा व्यावसायिक कृषि कार्यों के अंतर्गत रासायनिक खाद तथा कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग में ला रहा है। फलस्वरूप वनस्पति वर्ग के जीव प्रभावित हुए हैं तथा मिट्टी तथा जंतुओं के प्रदूषण की समस्या विकराल होती जा रही है। थर्ड है भू उपयोग में परिवर्तन। मनुष्य भूमि का उपयोग में भी चेंजेस ला रहा है। वह अपने फायदे के लिए जंगलों को साफ कर रहा है और कृषि भूमि का विस्तार करता जा रहा है, जिससे 1% कम हो रहा है। और शहरीकरण के विस्तार में भी, उद्योगों तथा शहरीकरण के विस्तार में भी वन भूमि कम होती जा रही है। मौसम रूपांतरण, मौसम में भी मानव बदलाव लाने में प्रवृत्त हो रहा है। वह वर्षा को प्रेरित कर रहा है, क्लाउड सीडिंग करवा रहा है, कोहरे तथा बादलों को उसके स्थान से हटा रहा है, ओलावृष्टि को रोकने का प्रयास कर रहा है, जिससे प्रयास मनुष्य के द्वारा किए जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है अप्रत्यक्ष प्रभाव। प्रभावों का ये प्रकार निरुद्देश्य प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ये प्रभाव मनुष्य द्वारा तथाकथित विकास की द्वारा बढ़ाने के कारण उत्पन्न होते हैं। इन प्रभावों को हम पहले से ही नहीं जान सकते, ये अनियोजित होते हैं तथा प्रभावित होने पर इनके बारे में कुछ कहा अथवा अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए समुद्रों में तेलवाक जलपोतों से होने वाला रिसाव पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। आज हम यहीं तक कर पाएंगे।
नेक्स्ट हम कल करेंगे, ये यूनिट कल ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ थैंक यू स्टूडेंट्स।